हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, अगर किसी काम की शुरुआत में ही नकारात्मक सोच हावी हो जाएगी तो आसान काम भी मुश्किल ही लगेगा। सकारात्मकता के साथ फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस देश ने दास श्रम यानी कि स्लेव लेबर का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हां, अमेरिका ने XPCC यानी शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स नामक कंपनी से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और अमेरिका ने प्रतिबंध का कारण चीन द्वारा हिरासत में लिए गए उइगुर मुसलमानों से लिए जाने वाला दास श्रम बताया है। अब उइगुर मुसलमान की अगर हम बात कर लें तो उइगुर पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाले तुर्की जाति की एक जनजाति है और ये लोग इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम को मानने वाले जो उइगुर समुदाय के लोग हैं ये चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं और इस प्रांत की सीमा मंगोलिया और रूस सहित 8 देशों के साथ मिलती है। तुर्क मूल के उइगुर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी 1 करोड़ से भी ऊपर है। तो कुल मिलाकर मेन बात यही है कि इस प्रकार अमेरिका ने XPCC नामक इस कंपनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिका का कहना है कि वहाँ पर जो उइगुर मुसलमान हैं उनको दास श्रम बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस इतालवी क्लब ने पूर्व महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोना के सम्मान में स्टेडियम का नाम बदल दिया? तो उस इटालियन क्लब का नाम है नपोली। जी हाँ, नपोली ने अपने यहाँ के स्टेडियम का नाम बदलकर अब रखा है स्टेडियो डिएगो आर्मांडो माराडोना। और जो इटली है, इटली के बारे में हम आपको बता दें कि इटली यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और इटली की राजधानी है रोम। वहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला और इटली की मुद्रा आपको ध्यान में रखनी है यूरो, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में चलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के ऊपर किस किताब का विमोचन किया? तो इसका सही जवाब है 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। और ये पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन का एक प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करती है। इस पुस्तक को डॉक्टर A शिवाथानु पिल्लई ने लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 को क्रियान्वित करने के लिए किस फोरम की घोषणा की? तो ये आज की न्यूज़ है और इस फोरम का नाम है दिल्ली EV फोरम। और हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 7 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य 2024 तक दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करना है। और EV पॉलिसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से बढ़ाने की दिशा में व्यापक रणनीति तैयार करती है। और सरकार डीजल पेट्रोल वाहनों को हटाना नहीं चाहती, लेकिन एक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात करना दिल्ली सरकार का लक्ष्य है। विशेष रूप से 2 पहिया सार्वजनिक या शेयरिंग परिवहन वाहनों और मालवाहक को इलेक्ट्रिक वाहनों में रिप्लेस करना है। दरअसल इन्हीं वाहनों से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। अब इलेक्ट्रिक वाहन को करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वायु प्रदूषण को कम किया जाए। जैसा कि जानते हैं कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हर वर्ष एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का अनुभव किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पहल है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस मैगजीन द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला को एशियंस ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो मैगजीन का नाम है द स्ट्रेट्स टाइम्स और ये सिंगापुर की है। अब अदार पूनावाला उन 6 लोगों में से एक है जिन्हें द स्ट्रेट टाइम्स ने एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप। विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माण के लिए सहयोग किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीन। और चीनी अंतरिक्ष यान चांग E5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर
लगाया है। अभी आपको पता ही होगा, पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि चांद की सतह पर चीन ने अपना अंतरिक्षयान भेजा है। तो हम आगे बात कर लें कि चंद्रमा की सतह पर जो चीन दूसरा राष्ट्र बना है, तो हम पहले राष्ट्र की बात भी कर लें तो अमेरिका ने 1969 के अपोलो 11 मिशन के समय चांद पर पहला झंडा गाड़ा था। उसके बाद से 1972 तक अलग अलग मिशन के माध्यम से अमेरिका ने 5 और झंडे गाड़े। इस प्रकार से अमेरिका अब तक कुल 6 झंडे चांद पर गाड़ चुका है। अब हम बात कर लें चैंग 5E मिशन की, तो ये चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था और अब वहाँ से उसकी वापसी हो रही है। और 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये न्यूज़ है, उस स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है माँ बाराही देवी धाम। जी हाँ, और ये दांदूपुर रेलवे स्टेशन की बात अगर हम कर लें तो लखनऊ वाराणसी रेलवे ट्रैक पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर माँ बाराही देवी का मंदिर है, इसलिए उनके नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कन्हलगांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 270 वर्ग किलोमीटर में फैला है और कन्हलगांव वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव घोषित होने वाला नवीनतम अभ्यारण्य है और ये महाराष्ट्र का 50वां वन्य जीव अभ्यारण्य बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हॉट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है जय हिंद ब्रिज। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इस ब्रिज का नाम चेंज किया जा रहा है और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती अभी आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चीन की डिजिटल मुद्रा डिजिटल युआन स्वीकार करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है JD.com और ये चाइनीज़ ई-कॉमर्स कंपनी जिंगडोंग यानी कि JD.com है और इसने डिजिटल युआन को पेमेंट गेटवे के रूप में स्वीकार कर लिया है। और पिछले दिनों की अगर हम बात कर लें तो चीन की डिजिटल मुद्रा का प्रयोग अपने दौर में सफल रहा है। इसका इस्तेमाल चीन ने अपने 4 शहरों में शुरू किया था और एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उन शहरों में जो युआन है यानी चीनी मुद्रा है उसके डिजिटल संस्करण के जरिए 30 करोड़ डॉलर से अधिक का लेन देन भी हो चुका है। और वित्तीय जगत में ये चर्चा भी रही है कि अपनी डिजिटल करेंसी के जरिए चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसे वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है साहित्यकार रणेंद्र को। जी हाँ, ये हिंदी के लेखक और आलोचक हैं और यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह पुरस्कार कथाकार श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। और अब ये अगर इफ्को साहित्य सम्मान की बात आई गई है तो हम ये जान लेते हैं कि इफ्को क्या है। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। और इफ्को की स्थापना जनरल नॉलेज के नज़रिए से आपको याद रखना है 3 नवंबर 1967 को इफ्को की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMRP परियोजना क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आगरा मेट्रो रेल परियोजना। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की हम बात कर लें तो इसके पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर 2020 को करेंगे और आगरा मेट्रो सार्वजनिक परिवहन के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और परेशानी मुक्त साधन प्रदान करेगा। आगरा मेट्रो जो शुरू हो रही है और AMRP की कुल अनुमानित लागत करीब करीब 8,379 करोड़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से भी जानकारी आई है कि वहाँ पर कोविड के 2 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट लग चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में कोविड-19 के कारण GR उधवानी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही जवाब है गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मिजोरम का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि सोलर पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया? तो इसका सही जवाब है टलुंगवेल में। जी हाँ, और ये 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है।
अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI का नया पूर्णकालिक मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है राधा कृष्णन नायर को। और राधा कृष्णन नायर की हम बात कर लें तो राधा कृष्णन नायर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग संवर्धन कार्यक्रम प्रमाण पत्र पाने वाले पहले भारतीय हैं। जी हाँ, और भारतीय एथलेटिक महासंघ यानी कि AFI की हम बात कर लें तो ये भारत में एथलेटिक्स में शीर्ष निकाय है और देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। और इस AFI यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1946 में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान NIS ने किस संस्थान के साथ महामारी पर संयुक्त शोध विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, जिसे NIE कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब इसके बारे में हम बात कर लें, जो समझौता हुआ ये है क्या? तो इसके अंतर्गत ये दोनों संस्थान नैदानिक व स्वास्थ्य प्रणाली, महामारी विज्ञान, इसका अध्ययन, मूलभूत चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान के क्षेत्रों में संयुक्त शोध विकास करेंगे। अब हम बात कर लें कि राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान क्या है, क्योंकि इसका नाम जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना चाहिए। तो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध चेन्नई में तंबरम में स्थित सिद्ध चिकित्सा का प्रमुख संस्थान है। अब सिद्ध चिकित्सा की बात उठती है कि सिद्ध चिकित्सा क्या है? तो सिद्ध चिकित्सा भारत के तमिलनाडु की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। भारत में इसके अतिरिक्त आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां भी प्रचलित है और जो सिद्ध चिकित्सा है वो काफ़ी हद तक आयुर्वेद के समान है। ये चिकित्सा पद्धति भारत की ही नहीं विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति मानी जा सकती है। और दूसरी तरफ हम बात कर लें दूसरे इंस्टीट्यूट की, NIE की, तो NIE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो है वो एक अनुसंधान संगठन है, चिकित्सा अनुसंधान संगठन है जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और ये पारंपरिक अध्ययन, महामारी विज्ञान की जांच और पारंपरिक उपचार के नैदानिक परीक्षण आयोजित करता है। और NIE की स्थापना 1999 में हुई है और इसके डायरेक्टर हैं मनोज V मुरहेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। न्यूजीलैंड के किस स्टार बल्लेबाज ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? जी हाँ, महज 29 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले वो बैट्समैन को आप जानते ही हैं, वो है कोरी एंडरसन, जो कि चर्चा में तब आए थे जब 2014 में उन्होंने वनडे क्रिकेट में महज 36 गेंदों में शतक लगाकर शाहिद अफरीदी का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन 2015 में ही दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स ने महज 31 गेंदों में शतक जमाकर कोरी एंडरसन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कोरी एंडरसन जैसे प्रतिभावान बैट्समैन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना काफ़ी चौंकाने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी में और ये 19 और 20 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है ये भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्यमिता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा। साथ ही इसका उद्देश्य ये भी है कि पर्यटन और निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। असम सरकार ने उग्रवाद से ग्रस्त आरक्षित वन में किस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही जवाब है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, जो रायमोना नेशनल पार्क है उसके लिए प्रस्ताव दिया है असम सरकार ने, जो कि उग्रवाद से ग्रसित एक आरक्षित वन है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा और ये राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। और जो उग्रवाद से ग्रसित एरिया है वो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, असम का बहुत फेमस है कोकराझार, और यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत 422 वर्ग किलोमीटर के रिपू रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि असम में और राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा 5 अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो हैं काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, ओरंग और नामेरी नेशनल पार्क। इसमें जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पेटा ने किस छात्र को 2020 का साल का स्वयंसेवक घोषित किया? तो इसका सही जवाब है अयान बनर्जी को, जो कि 18 साल के एक छात्र हैं और वो शाकाहारी हैं और 2 साल पहले ही पेटा इंडिया के स्वयंसेवक में शामिल हुए थे। अब हम पेटा की बात कर लेते हैं। पेटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स
और जो पेटा इंडिया संगठन है वो इंडिया का एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी आपको ध्यान ही होगा, अगर पेटा की बात चली है तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर जॉन अब्राहम को बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सेना का नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और सेना में सुधारों के लिए सरकार का ये एक बड़ा कदम है। और जो परमजीत सिंह है वो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के पद पर कार्यरत है। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर्स का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।